टू साइंस एंड फन 9th 10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। गाइस, हमने 9th क्लास के सारे चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स x एंड y whose atomic numbers are 18 and 20 respectively। ठीक है, दो एटम्स हमें बताए गए हैं। एक एटम का कितना मास है, एक एटम का एटॉमिक नंबर है 18 एंड दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर है 20। हमें यहाँ पे देखना है, लेट इट बी A एंड लेट दिस बी B। ओके, लेट दिस बी A एंड दिस बी B। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देयर मास नंबर रिमेन सेम। इनका जो मास नंबर है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमें ऐसी चीजों के बारे में पूछ रहा है जिनका एटॉमिक नंबर, ये क्या है, इनका एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट एंड मास नंबर इज सेम। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड मास नंबर सेम किसका होता है? हमारे पास दो टर्म्स हैं, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो मुझे बताओ कि आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स में से व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एंड मास नंबर सेम होता है? ठीक है, आई होप सो अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर क्या है? आइसोबार्स। आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है एंड मास नंबर सेम होता है। सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? आइसोबार्स। ओके, नेक्स्ट इज आर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और डिफरेंट। अभी पहले तो हमें ए पार्ट में ये पता होना चाहिए कि आइसोबार्स के बारे में बात कर रहा है या आइसोटॉप्स के बारे में बात कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करेंगी? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। एंड एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी डिफरेंट होंगी। तो आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ओके, आइसोबार्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। इसका रीजन हमने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को समझते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ, क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपके पास दो चीज है, एक है सोडियम, ठीक है, एक है सोडियम का आयन। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सोडियम में 1 पॉजिटिव का क्या मतलब है? उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, दैट मीन्स अभी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। इसमें इसने अपना ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसकी वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है क्या इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स विच हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें किसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो ये तो हमें दिख ही रहा है किसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आयन में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आयन कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन को लूज करके बना है। अगर हमारे पास कभी अनायन बनता है, ठीक है, दो चीजें हैं, एक है कैटायन, एक है अनायन। अगर हमारे पास अनायन बन रहा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनेगा। अनायन कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन रहा है। एंड कैटायन कैसे बन रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज करके बन रहा है। ठीक है, तो अनायन अगर यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट होता, सपोज एग्जाम्पल, अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि आपको यहाँ पे बताना है क्लोरीन एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब वो अनायन में कन्वर्ट होगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस कंडीशन में किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे? Cl नेगेटिव के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपके पास है सोडियम और एक है आपके पास सोडियम पॉजिटिव।
ठीक है, क्या चीज है, एक है आपके पास सोडियम और साथ में है सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों में आपको बताना है कि मास किसका ज्यादा होगा, एटॉमिक मास किसका ज्यादा होगा। तो बेटा एटॉमिक मास दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करता, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे एक चला भी जा चुका है तब भी इन दोनों का एटॉमिक मास सेम रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, शाबाश। If K and L shells of an atom are full, अगर K and L shell, हमने देखा था K, L, M, N shells हैं हमारे पास, कहता अगर ये K and L shell हैं वो फुल है, मतलब ये पूरे हो चुके हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 8, राइट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने हैं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, नेम दी एलिमेंट। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने बोला है K एंड L शेल टोटली फिल हो चुके हैं, इसके मैक्सिमम कितने फिल कर सकता है, डुप्लेट, दैट मीन ड्यूप्लेट 2 फिल करेगा, और यहाँ पे ऑक्टेट रूल अप्लाई होगा, 8 फिल करेगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्या इसे ऑक्टेट रूल को फिल करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने की जरूरत है, नहीं है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, बिल्कुल कोई इसकी वैलेंसी नहीं होगी, वैलेंसी इसकी 0 होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज नेम द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम बताओ। तो एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा, ये नियॉन की बात कर रहा है, कौन सी नोबल गैस की बात कर रहा है, नियॉन की बात कर रहा है। हीलियम में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर इज 2। ठीक है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 10 एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, और 10 एटॉमिक नंबर पे कौन आता है, हमारा नियॉन आता है, जिसका सिंबल है कैपिटल N स्मॉल e। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पे इस चीज को पढ़ भी लेते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई K and L shells are 2 and 8 and therefore K and L को टोटल मिला के हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सो द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट इज 0, वैलेंसी 0 है। एलिमेंट कौन सा है, नियॉन। ओके, सेकंड नोबल गैस हीलियम नियॉन। फर्स्ट क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद नियॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है, देन आती है आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। नेक्स्ट इज in what way is the Rutherford's atomic model different from that of Thomson atomic model। 2 मॉडल्स हमने करे, ठीक है, पहला कौन सा मॉडल करा था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल करा था, जिसमें उसने क्या बताया था कि जैसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, उसमें उसने क्या बताया था, ये वाटरमेलन है, ठीक है, इसके बीच में जो ये सीड्स हैं ब्लैक कलर के, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पॉजिटिव चार्ज, जैसे एक तरबूज में, जैसे एक वाटरमेलन में रेड पार्ट थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, वैसे यूनिफॉर्मली रेड पार्ट जो होगा वो क्या है हमारे पास, प्रोटॉन। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज बता रहा है, उसने स्पेसिफिकली प्रोटॉन नहीं बोला था, उसने पॉजिटिव चार्ज बोला था, पॉजिटिव चार्ज बोला था। क्यों पॉजिटिव बोला था, क्योंकि एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कुछ पॉजिटिव चीज भी होनी चाहिए, और उसने बोला वो पॉजिटिव चीज एक रेड पार्ट की तरह है, जैसे एक तरबूज में एक रेड पार्ट होता है। ओके, सो ये था हमारा थॉमसन का मॉडल, और रदरफोर्ड ने इसमें बहुत ही चेंजेस कर दिए थे और बहुत ही बढ़िया मॉडल लेके आए थे हमारे रदरफोर्ड जी। ओके, रदरफोर्ड प्रपोज्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखो, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम क्या है, एक रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम क्या है मुझे बताओ। ओके, रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्ड अराउंड न्यूक्लियस। उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस, ये अगर सेंटर में होगा न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, इन डिफरेंट वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, इन द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। जो ये
सेंटर होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉल्ड दी न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उससे उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर होता है, तो न्यूक्लियस एज अ होल पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके आसपास घूम रहे हैं। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही डेंस होता है, डेंस का मतलब बहुत भारी है और बहुत ही छोटा है। ठीक है, वेरी स्मॉल। तो हमने इसके ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स, इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या क्या उन्होंने इसमें कंक्लूड करा। ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कि न्यूक्लियस डेंस होता है, बहुत ही छोटा होता है, छोटी सी जगह में होता है। अगर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके बीच में सेंटर में एक फुटबॉल की बॉल रखी हुई है, दैट इज न्यूक्लियस। एंड बहुत बड़ा स्टेडियम जो है वो क्या है, एक एटम है, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। ओके, मास ऑफ एन एटम सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस इज, वेयर एज थॉमसन ने क्या बताया, इसको आप पैराग्राफ के बजाय आप कैसे बताओगे, आप इसको कैसे लिखोगे, वो भी चीज आपको आनी चाहिए। तो आपने लिखना कैसे है, पहले आपने थॉमसन के मॉडल को बताना है, एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देनी है यहां से लेकर यहां तक इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, पॉइंट्स में इस चीज को एक्सप्लेन कर देना है, साथ में एक डायग्राम बना देनी है जिसमें आपने रिप्रेजेंट कर देना है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड प्रोटॉन्स कहाँ पे है, प्रोटॉन्स नहीं पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है। देन आपने रदरफोर्ड के बारे में बताना है कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया, उसके कंक्लूजन्स के बारे में आपने लिख देना है। ठीक है, सो आपको अच्छे खासे नंबर एग्जामिनर दे देगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपको इन तीनों चीजों का रीजन देना है। आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स। आयंस जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किसके कंपैरेटिव, एटम से। ये देखो, ये रहा हमारे पास आयन और ये रहा हमारे पास एटम। ठीक है, दो चीजें हैं, आयन है और एटम है। अब मुझे ये बात बताओ कि एटम को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे आयन में कन्वर्ट होना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि एक एटम को आयन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ा या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ा, ऐसा क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि एटम के बीच में नोबल गैसेस को छोड़ के, इनर्ट गैसेस को छोड़ के, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन, तो इन सब चीजों को छोड़ के ये जो हमारे पास एटम है, मोस्ट ऑफ द चीजों में ऑक्टेट इनका या डुप्लेट इनका कंप्लीट नहीं होता। तो ऑक्टेट रूल करने के लिए, ऑक्टेट रूल मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में, अपने आउटर मोस्ट शेल में इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सबको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। या तो वो डुप्लेट कंप्लीट करेंगे या तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो हम ऑक्टेट रूल को ही मानते हैं। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने पूरे करने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। दैट मीन्स एटम कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा, राइट, एटम कहीं ना कहीं अनस्टेबल होगा, इसीलिए उसे क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के लिए स्टेबल होना पड़ा। तो आपने क्या बताना है, क्योंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं होता एटम का, वो अनस्टेबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, आयन बनाएगा ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। ओके, नेक्स्ट इज नोबल गैसेस शो लो रिएक्टिविटी। यही इसमें बताया, आयंस आर मोर स्टेबल देन एटम्स बिकॉज एक्सेप्ट द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इज इनकम्प्लीट। आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, तो उसका पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। साथ में आपने एग्जाम्पल दे देनी है, एक सोडियम के एग्जाम्पल दे देना, एक क्लोरीन के एग्जाम्पल दे देना। सोडियम में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर लेगा, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। साथ में ये एग्जांपल आपको कोट कर देनी है। ओके, नेक्स्ट इज नोबल गैसेस शो लो रिएक्टिविटी। बेटा नोबल गैसेस रिएक्टिविटी को क्यों, लो रिएक्टिविटी क्यों होती है, ये नोबल क्यों होती है, संत क्यों होते हैं, ये क्यों किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्या रीजन है इनका, क्या रीजन है कि ये किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट क्यों होते हैं ये, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, सॉरी,
ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस पेन की तरह अनस्टेबल नहीं है जो ऐसे गिरता जा रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होते हैं, खुश होते हैं अपनी जिंदगी में, इनको किसी की जरूरत नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की, कोई भी जरूरत नहीं है इन लोगों को। ओके, नेक्स्ट इज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। प्रोटॉन को तो कभी आप एटम से बाहर निकाल ही नहीं सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो एटम से बाहर, तभी आयंस बनते हैं हमारे पास। पर एक जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस वजह से होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड जो न्यूक्लियस के बीच में न्यूट्रॉन होता है उसका कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल रहते हैं। ओके, सो दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में आपने क्या लिख देना है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, इसके साथ ये चीज भी आपने ऐड कर लेनी है। ओके, ये चीज भी आपने ऐड कर लेनी है। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5। इसका आंसर आप मुझे बताना, आप मुझे इसका आंसर बताना। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। तो आर न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 2k, KLM है, ठीक है, KLM शेल बना लेते हैं। यहाँ पे K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, और L में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड M में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। M में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले तो फाइंड आउट द फॉलोइंग, पहले तो इसका एटॉमिक नंबर आपको देखना है। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। तो मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बच्चा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इस एटम में, 2 + 8 + 5, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 15, राइट। 2 + 8 + 5 नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 + 8 + 5 दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कम्स आउट टू बी 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, राइट। तो वही जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एटॉमिक नंबर भी इसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एटम में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक न्यूट्रल एटम में। ये बात याद रखना, मैं क्या चीज बोल रही हूं, एक न्यूट्रल एटम में, एक न्यूट्रल एटम में, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रल एटम, क्यों मैंने बोला, क्योंकि न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो आयन में कन्वर्ट हो चुका है, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर लिए हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। सो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 15 ही आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 15 थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक न्यूट्रल एटम में सेम होंगे। नेक्स्ट इज वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स को बच्चा लूज करेगा। तो इसके पास 15 है, इसकी वैलेंसी कैसे है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 5, ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल रहा ये, जिसको हम M बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने का बच्चा क्या मतलब है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को 5, 6, 7, 8, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन कर लेगा, या तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, लूज कर लेगा, या 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। 2 ही चीजें हो सकती है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। या तो आउटर मोस्ट M में ही वो क्या कर दे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ला दे, या वो M को
खत्म ही कर दे, उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स कर दे और L में कितने हो जाए, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो अभी हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कौन सी चीज करनी चाहिए, उसे कौन सी चीज करनी, जहां पे खर्चा कम होता है वहां पे जाते हो ना, जहां पे खर्चा कम होता है यार वहां पे ही आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको सेम मैकडी का बर्गर मिल रहा है 99 की मील में मिल रहा है, तो आप क्यों वही सेम चीज अलग से लोगे। अगर आपको मील के अंदर फ्राइज भी मिल रहा है, बर्गर भी मिल रहा है, कोक भी मिल रहा है, तीन चीजें मिल रही हैं आपको, तो आप उसी पे करोगे ना, उसी पे अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो ये भी वही चीज करेगा जहां पे कम पैसा लग रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ये मिनिमम की तरफ जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। ओके, सो बेटा यहाँ पे देखते हैं आंसर्स वही सेम चीज दी हुई होगी। ठीक है, वही सेम चीज है। दिस मीन्स दिस इज एन फॉस्फोरस एटम, फॉस्फोरस एटम की बात कर रहा है। अगर आपको पहले 20 एटॉमिक नंबर विद देयर एलिमेंट कौन सा है वो याद होना चाहिए। ठीक है, पहले 20 कैल्शियम तक आपको याद होना चाहिए। ओके, सो उसमें 15 में कौन सा आता है, फॉस्फोरस आता है। ओके, फॉस्फोरस का सिंबल क्या है, P। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने कर लिया है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी कैन बी 3 और 5, कैन बी 3 और 5, एंड आउट ऑफ दिस वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो एंड में हमने बोल देना है वैलेंसी क्या है इसकी, 3 होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये दोनों क्या है बच्चा, ये है इसके आइसोटॉप्स। ये क्या है, आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, क्या है ये, आइसोटॉप्स हैं, हैव डिफरेंट वैलेंसीज, जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उसकी वैलेंसीज क्या डिफरेंट होती हैं। वैलेंसीज डिफरेंट होने का मतलब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखना पड़ेगा। किस चीज को हमने फोकस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे फोकस करना है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों आइसोटॉप्स में सेम होते हैं या आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो उस चीज को हम फोकस करेंगे, उसी से इस चीज का आंसर निकलने वाला है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द वैलेंसी। ठीक है, इज इक्वल टू द वैलेंसी सिंस बोथ दिस एंड दिस हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम वैलेंसी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो डिफरेंस किस चीज में आता है बेटा, डिफरेंस किस चीज में आता है, डिफरेंस आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, इस चीज में डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है। जब हम बात कर रहे हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 की, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दोनों के सेम है। मतलब क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है, देखो यहाँ पे बात किस चीज की कर रहा है, सिंपल वे से समझाती हूँ। हम बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स की। ठीक है, आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके सेम हो गए हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उसके सेम हो गए हैं, तो वैलेंसी कहाँ से पता लगती है, इलेक्ट्रॉन से, काउंट से ही पता लगती है। तो वैलेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट मीन्स आइसोटॉप्स की वैलेंसी सेम होती है। ठीक है, आपको कोई और भी आइसोटॉप पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप, ऑक्सीजन का आइसोटॉप, कार्बन का आइसोटॉप्स, उसमें पूछा जा सकता है। तो आंसर सेम ही आपको लिख के आना है, सेम ही मेथड में जाएगा। क्लोरीन एंड दिस आर आइडेंटिकल आइसोटॉप्स, एज अ रिजल्ट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, देयर मास नंबर डिफरेंट टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ईच ऑफ देम। मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका, अभी इस चीज को और समझो, एक और चीज को समझो, मास नंबर डिफरेंट होने का बेटा क्या मतलब है। देखो मास नंबर, मास किसी चीज का जहां पे मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है वहां से पता लगता है। और हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, निग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, निग्लिजिबल है, नामात्र है।
अगर इसका मास देखोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है, कितना है 10⁻⁻31 किलोग्राम से, जो बहुत ही छोटी सी वैल्यू है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी ये छोटा होता है, इसका मास बहुत कम होता है। सो मास नंबर सेम होने का, मास नंबर डिफरेंट होने का क्या मतलब है, मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन सेम भी हैं, अगर प्रोटॉन सेम भी है आइसोटॉप्स में, तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस होने की वजह से ही मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। Why mass number is different? Because न्यूट्रॉन का मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। ओके 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 बच्चा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड मॉडल में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है रदरफोर्ड मॉडल में से, उसके ऑब्जर्वेशन में से, कंक्लूजन में से या एक्सपेरिमेंट में से क्वेश्चन आ ही जाता है। व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट गोल्ड फॉइल इन हिज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड ने क्यों गोल्ड फॉइल को यूज किया अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। क्या उनके पास पैसे ज्यादा हो गए थे, क्या गोल्ड ज्यादा आ गया था, इतना महंगा गोल्ड क्यों यूज किया। तो बेटा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमारे पास रदरफोर्ड को क्या चाहिए था, बहुत ही ज्यादा थिन फॉइल चाहिए था। क्या चाहिए था, थिन फॉइल चाहिए था। थिन फॉइल मतलब कि जो शीट्स में ड्रॉ हो सके, और हमें पता है जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, थिन शीट्स में इजीली ड्रॉ हो जाते हैं। जितनी भी थिन शीट, आप इन्होंने नैनोमीटर के साइज में थिन शीट चाहिए थी, और गोल्ड बहुत ही बढ़िया मेलिएबल मेटल है, इस वजह से गोल्ड को यहाँ पे यूज किया गया था। ओके, रदरफोर्ड वांटेड अ मेटल शीट दैट कुड बी एज थिन एज पॉसिबल फॉर द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इज द मोस्ट मेलिएबल ऑफ ऑल द मेटल्स नोन टू द मैन। इट्स सिंपल टू मेक थिन शीट्स, थिन शीट्स बनानी सिंपल थी, जितनी थिन होगी उतना हम एटम के बारे में स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, थिन क्यों चाहिए थी, जितना थिन होगा उतना ही ज्यादा बेटर स्टडी हो सकती है एटम की। ओके, सो यहाँ पे इसी वजह से इन्होंने क्या किया, किस चीज को यूज किया, गोल्ड फॉइल को यूज किया था, किसमें, अपने एक्सपेरिमेंट पे। ओके, अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट इज ऋषिका स्टेटेड दैट एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक ऋषिका है, ऋषिका ने क्या बोला, ऋषिका ने क्या बोला, ऋषिका बोल रही है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन, कहता नंबर, वो कह रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, विच इन टर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि किससे ग्रेटर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये बात बोल रही है ऋषिका कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो उस इलेक्ट्रॉन से भी, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, फिर न्यूट्रॉन्स का आता है, फिर प्रोटॉन्स का आता है। ये एक न्यूट्रल एटम की बात कर रही है। अमन पॉइंटेड आउट दैट दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमन ने क्या बोला कि भाई तो गलत बोल रही है, ऋषिका ने गलत आंसर दिया। वो बोल रहा है कि ऋषिका ऐसा नहीं होता। तो आप बताओ किसके सपोर्ट में हो, क्या आप अमन को सपोर्ट करते हो या आप ऋषिका को सपोर्ट करते हो, किस चीज को सपोर्ट करते हो, किस बंदे को सपोर्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऋषिका है तो हम ऋषिका को सपोर्ट करेंगे, नहीं नहीं हम अमन को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सही आंसर देगा यार उसी को सपोर्ट करोगे ना, तो सही आंसर जिसका होगा उसी को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि हाँ भावनाओं में बह के ऋषिका है तो उसी को सपोर्ट कर देना है, चाहे वो गलत ही आंसर दे रही है। तो बताओ मुझे आप किस चीज को, किस बंदे को सपोर्ट करते हो, अमन को करते हो या ऋषिका को करते हो। ठीक है, किसकी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या ये गलत है। अमन बोल रहा है कि इट इज इनकरेक्ट एंड ऋषिका बोल रही है इट इज करेक्ट। ऋषिका बोल रही है इट इज करेक्ट, अमन बोल रहा है इट इज इनकरेक्ट। तो कौन सही है इसमें, अमन बिल्कुल सही है, ऋषिका गलत है। इसमें अमन सही बात कर रहा है। अमन ने सही पॉइंट आउट किया है अपनी फ्रेंड को समझाने के लिए कि भाई ये गलत है। ठीक है, हो जाती है गलतियां इंसान से, तो ये चीज क्या है, गलत है। तो फिर अभी हमने ऋषिका को समझाना है कि तू क्यों गलत है, क्या हो गया ऐसा कि क्यों गलत हो। तो बेटा देखो, मैं आपको कब से यही चीज रिपीटेडली बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो
होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो ये चीज तो पहले ही गलत हो गई कि ये आप यहाँ पे अगर स्टेटमेंट निकालो NP इज ग्रेटर देन NE, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि NP इज इक्वल्स टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, पहली बात तो यही गलत हो गई। दूसरी बात कर रहा है वो किस चीज की बात कर रहा है, हमारे पास बात कर रहा है न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा है। न्यूट्रॉन्स कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूट्रॉन्स कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन्स कहाँ पे लाई करते हैं, न्यूक्लियस में, जहाँ पे कौन दो बैठे होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक साथ बैठे होते हैं। ठीक है, एक साथ बैठे होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द अदर हैंड इज नेवर ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। व्हाट इज द रीजन, देखो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, अगर आप आइसोटॉप्स की भी बात करोगे, आइसोटॉप्स में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, तो जो पहला आइसोटॉप है उसमें 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, दूसरे आइसोटॉप में 1 न्यूट्रॉन है, तीसरे आइसोटॉप में 2 न्यूट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं आइसोटॉप्स में, प्रोटॉन के नंबर से कम नहीं होते। ठीक है, मिनिमम कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे, ज्यादा हो सकते हैं, तब उनको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि आइसोटॉप्स में आ जाता है। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ जाए। ओके, तो दिस इज कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कभी भी ज्यादा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। मास नंबर इज इक्वल्स टू डबल द एटॉमिक नंबर और ग्रेटर देन द डबल द एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइट बी इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम मास नंबर को, जैसे हम याद करते थे कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका या तो डबल होगा या डबल से कुछ ज्यादा होगा इसका मास नंबर। ठीक है, तो इसका मास नंबर क्या होता है, इसका मास नंबर होता है 23, ये नहीं होता। तो ये या तो डबल होगा, डबल होने का क्या मतलब है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो डबल होगा। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, वो नंबर ऑफ अपने एटॉमिक नंबर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, तो सारा कंसेप्ट बेटा एक ही चीज का है। एंड में एक ही चीज आपको पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। मास नंबर किसके इक्वल है, वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है। यही एंड में सारी बात मुक जाती है। ये दो चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल ही होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, दी रेशो। अरे बाप रे, क्या मजेदार क्वेश्चन आया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको। ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक काम करो, ये आप एक काम करो, होमवर्क के ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए होगा, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगी। 1 मिनट रुक जाएं। हाँ, ठीक है, क्या नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूं या अभी करवा दूं? अभी करवा देते हैं। ठीक है, हिंट दे देती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, एंड में आंसर आप बताओगे। हिंट मैं सॉल्व करवा देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, एंड में आंसर आप बताओगे मुझे। ओके, सो हिंट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, तो रेशो देखो, ये रही रेशो ऑफ हाइड्रोजन बाय रेशो ऑफ इट्स न्यूक्लियस, ये हमें दी हुई है, दैट इज 10⁵. ठीक है, ये हमें रेशो ऑफ रेडियस दी हुई है हाइड्रोजन की एंड न्यूक्लियस की, और हमें निकालना क्या है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है ऑफ हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियस का कितना आता है, इसकी रेशो का कितना आता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जो वॉल्यूम होता है किसी भी स्फीयर का, एटम क्या है, एक स्फीयर है, तो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, मैथ में आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³, ये होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एटम भी क्या है, एक स्फीयर ही है, तो वो चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3 πr
एच क्यू लगाया मैंने, दैट मीन्स अगर मैं हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम निकाल रही हूँ तो रेडियस किसका लूंगी हाइड्रोजन एटम का ही लूंगी। देन रेशो में हमने लिख देना है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई Rn³, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ पे अभी देखो कट हो जाएगा, राइट, ये चीज तो कट हो जाएगी, 4/3 कट हो जाएगा, पाई आपस में कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर निकलेगा, कटिंग के बाद आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्यूब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्यूब को हम कॉमन ले लेंगे, आर एच आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आर एन, और साथ में क्यूब को हमने कॉमन रख लिया, मैथ्स है ये, ठीक है। ये चीज हो गई, वी एच आ गया बाय वी एन, यहाँ पे हमने क्यूब को कॉमन कर लिया, और आर एच बाय आर एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी इस इक्वेशन से पता है, क्या होती है आर एच बाय आर एन की वैल्यू, दैट इज 10⁵ होल, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। तो इसका आंसर, अभी तुम आंसर तक पहुंच ही चुके हो, सिर्फ तुमने यहाँ पे ये चीज बतानी है कि इसकी रेशो क्या होगी। मैंने ऑलमोस्ट तो पहुंचा दिया है आपको, सिर्फ एक स्टेप और करना है। मैंने आपको यहाँ तक तो पहुंचा दिया है कि VH बाई VN इज इक्वल्स टू 10⁵, ऊपर आ जाएगा 3। तो हमें क्या बताना है, VH रेशो VN क्या होगी, ठीक है, रेशो VN क्या होगी, इसका आंसर कमेंट्स में लिखो, इसका आंसर कमेंट्स में लिखो। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे यहां तक पहुंच के अगर गलत करा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहां तक पहुंच के यार गलत नहीं होना चाहिए, पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, यहां तक पूरा पहुंचा दिया है। 10⁵, ऊपर क्यूब है, आगे तो सारा मैथ्स ही है, आगे सारा मैथ्स है, जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे सारा ही मैथ्स अप्लाई हुआ है, ओके। सो इसका आंसर आपने बताना है क्या होगा इसके वॉल्यूम्स का रेशियो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है, What are the postulates of Bohr model of an atom? The most successful model of an atom, most successful, जो रदरफोर्ड में भी थोड़ी बहुत कमी पेशी थी, किसने पूरी कर ली, बोहर मॉडल ऑफ एटम ने पूरी कर ली। जब आप 11th में जाओगे तो बोहर मॉडल ऑफ एटम को पूरी डिटेल में डिस्कस करोगे, इसके और भी ज्यादा पोस्टुलेट्स के बारे में आप पढ़ोगे, ओके। द फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटम ऑफ मॉडल, ठीक है। बोहर का जो एटम मॉडल है उसने क्या क्या बताया, पहली बात तो उसने बताया इलेक्ट्रॉन सर्कल द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाथ के बारे में तो उन्होंने भी बता दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि वो एक फिक्स्ड पाथ होता है। फिक्स्ड पाथ का क्या मतलब है कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्कल की एनर्जी फिक्स्ड होगी। जैसे आप कहीं जगह पे रह रहे हो, उसका रेंट फिक्स है, ठीक है, उसकी लोकेशन फिक्स्ड है, ओके। सो यहाँ पे भी एनर्जी, इनका रेंट क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, वो एनर्जी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फिक्स का क्या मतलब है, उस सर्कल की, जिस सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। और बेटा देखो, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहे इसके सर्कुलर पाथ। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे बैठा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, तो इसकी एनर्जी कुछ और होगी, इसकी एनर्जी कुछ और होगी। वो बीच में रैंडमली नहीं मूव कर सकता, सड़कों पे नहीं घूम सकता, या तो एक घर में रहेगा, सीधा चुटकी मार के कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा जादू करके, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस जगह पे आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है, या तो इस सर्कुलर पाथ में होगा, या तो इस सर्कुलर पाथ में होगा, या तो नेक्स्ट सर्कुलर पाथ में होगा। वो आपको एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, मतलब घर में ही मिलेगा आपको, वो सड़कों में ऐसे घूमता फिरता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिक्स सर्कुलर पाथ वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे अगर इसको एक एनर्जी लेवल से, इसको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। वाई एनर्जी लेवल्स, क्योंकि हर लेवल की अपनी अपनी एनर्जी है। तो जब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक जाएगा, या तो एनर्जी को गेन कर लेगा या एनर्जी को लूज कर देगा, अकॉर्डिंगली कि क्या वो हायर पे जा रहा है या वो लोअर पे जा रहा है। दी शेल्स हैव वेरिंग एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। तो हमने KLMN स्टडी किया
किया था, KLMN स्टडी किया था। ये क्या था, इसके एनर्जी शेल्स ही थे, K देन L देन M देन N, आगे आगे इस शेल्स जो है इसके बढ़ते जाते हैं। ओके, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट एब्जॉर्ब एंड रिलीज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट इज इन अ ऑर्बिट। अगर वो एक शेल में बैठा है तो वो ऐसे ही नहीं एनर्जी को लूज या गेन करता रहेगा। वो एक शेल में बैठा है तो सभी जितने भी उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बैठे होंगे सभी की एनर्जी सेम रहेगी। वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, या वो एनर्जी को लूज करेगा या वो एनर्जी को गेन करेगा, ताकि वो किसी और घर में, किसी और शेल में, किसी और ऑर्बिट में शिफ्ट हो सके। अदरवाइज अगर वो एक ऑर्बिट में बैठा है, एक शेल में बैठा है, तो उसकी एनर्जी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, उतनी ही एनर्जी लेकर वो वहां पे बैठा रहेगा। ओके, The electron can only move in orbits where angular momentum is quantized। अभी इस चीज का क्या मतलब है, क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है बेटा, क्वांटाइज्ड इज पैकेट्स। क्वांटाइज्ड इज पैकेट्स। जैसे आप लेज खरीदते हो, ठीक है, लेज आपको ऐसे खुलेआम नहीं मिलते, ठीक है, खुलेआम मतलब ऐसे नहीं कि 2 किलो लेज दे दो, 3 किलो लेज दे दो, आप ऐसे बोलते हो ना 10 पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो, 5 पैकेट दे दो। तो लेज क्या है, आपके क्वांटाइज्ड हैं, ठीक है, लेज क्या है, क्वांटाइज्ड है। जो चीज पैकेट्स की फॉर्म में आती है, एक पर्टिकुलर पैकेट में इतने ही लेज होंगे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग में आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पैकेट्स की फॉर्म में आती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनका भी एक रूल है कि ओनली मूव इन ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। दैट मींस जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, h/2π का, ठीक है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। इसके ये आपके पास एक पर्टिकुलर टर्म है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस ऑर्बिट का, फिर उतना ही एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट में जा सकता है, अदरवाइज उस ऑर्बिट में नहीं जाएगा। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस करे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट आप कौन कौन से क्वेश्चंस चाहते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत मतलब इरिटेटिंग या फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं पढ़ने के लिए, आप चाहते हो कि कोई आगे आपको समझा दे, तो उन टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेके आऊंगी। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ताकि मैं वो भी आपके लिए लेके आ सकूं। ओके गाइस, तो एग्जाम्स बहुत नियर है, अपनी पढ़ाई पूरे जोश से करो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।